Hey guys, welcome back. You're there. Winding up and dissolution. बताओ बच्चों इसमें से प्रोसेस कौन सी है? So दोस्तों वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस और वाइंडिंग अप जिस दिन खत्म हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा डिसोल्यूशन. एवरीबॉडी, कौन सा होता है पहले? वाइंडिंग अप. और कौन सा होता है बाद में? अगला सवाल. दुनिया में दो टाइप के वाइंडिंग होते हैं. एक वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, नंबर 2 वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल नहीं, वो वॉलंटरी होता है. और वॉलंटरी में दो बच्चे होते हैं. एक तो मेंबर वॉलंटरी हो सकता है और एक तो क्रेडिटर वॉलंटरी हो सकता है. इसीलिए आपको मैंने 271. अच्छा, ऑफिशियल लिक्विडेटर और प्रोविजनल क्या होता है? जब तक प्रोविजनल लिक्विडेटर आता नहीं सर, तब तक ऑफिशियल नहीं आता, प्रोविजनल को ला सकते हैं. बाकी कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे. दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे ये वो सारी चीजें हैं, ये वो 7 चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल में आप अप्लाई कर सकते हो कि इसको ये कंपनी को बंद. एक तो पहली बात, कंपनी डेट नहीं दे रहे. कितने दिन नहीं हुए नोटिस? सबका कितना टाइम हो गया? 21 दिन हो गए. फिर भी आदमी 1 लाख रुपए से ऊपर, क्या 1 लाख रुपए से ऊपर का 21 दिन का नोटिस भी इस आदमी नहीं दे. मतलब ये आदमी कितना छपरी है, 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकता. ओके गाइस, दूसरी बात क्या लिखी यहां पे? अरे बोलो यार क्या लिखी है? कंपनी के एसआर पास हो गया, लोग कह रहे हैं कंपनी को बंद कर दो. नंबर 3 दोस्तों, आपने भारत के अखंडता इज्जत आबरू के साथ में खेला होगा. आपने ऐसा कुछ काम किया जो सरकार ठीक नहीं समझ सकती, भारत की सोसाइटी ठीक नहीं समझ सकती. नंबर 4, अब की बार आपकी कंपनी को हमने सिक्का के थ्रू हमने चाहा था कि ये सिक कंपनी उभर पाएगी, पर ये उभर नहीं आई. तो क्या कर देंगे? वाइंडिंग अप. अगला बात ये रहा आपके सामने, क्या लिखा है यहां पे? अरे बोलो. अरे रजिस्टर के बारे में लिखा है यार. रजिस्टर को लगता है कि आदमी ये जो कंपनी बनी है वो टेक्निकली बनी है या फिर कंपनी के लोग ही वाहियात हैं. अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, एफ वाले पॉइंट में क्या लिखा है बताओ जल्दी से. 5 सालों तक दोनों में से अगर आपने एक भी चीज नहीं सबमिट की, कॉन्सेक्यूटिव, दोनों भी सबमिट करना जरूरी. मतलब अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कोई भी जस्ट एंड इक्विटी मतलब आखिरी पर्याय है. अब कोई इसका अब इस कंपनी के वाइंडिंग अप के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं. जैसे एग्जांपल ऑपरेशन हो गया, मिसमैनेजमेंट और 10 बार समझा दिया, अभी काम करो बस. नाउ वी हैव गॉट जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड ऑफ व्हाट? क्लोजिंग डाउन द कंपनी. वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का होने जा रहा है अंत. यहां पे कंपनी के जैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद में अगर ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है तो ट्रिब्यूनल एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा और फिर लिक्विडेटर इनके सारे एसेट्स को गिन गिन के बेच देगा और सारे वो लोग जिनके पैसे बाकी है उनके पैसे लौटाए जाएंगे. अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Are you there everybody? आप सभी ने इसको भी कल देखा. दोस्तों पैसे देने के 5 वो होते हैं, ऑर्डर होते हैं. नंबर 1, आपने वर्कमैन और क्रेडिटर को एक साथ में रखा. पर आपको पता इस सेक्शन में आपने ये भी समझा होगा, क्या समझा? 326 में आपने पढ़ा 2 साल से ज्यादा की जो उधारी थी उसकी वैसे वर्कमैन की पहले प्रायोरिटी. उसके बाद में जो 2 लोग बच जाएंगे उनका प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेटली उनको पैसे दिए जाएंगे. और अगर उनको पूरा पैसा मिल गया तो पूरा दे देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पे पैसा पूरा होगा तो दोनों को दे देंगे, और पैसा अगर इनसफिशिएंट रहा तो उनके लायबिलिटी के प्रोपोर्शन में देंगे. ऐसा रोके दोस्तों. पहली बात ये. दूसरी बात किसकी? वाइंडिंग अप का जो खर्चा है उसके लिए पैसे जाएंगे. तीसरी बात जो मैं आज पढ़ाऊंगा, तीसरे इसमें आता है वर्कर नहीं, मतलब जो वेजेस वाले लोग नहीं, एम्प्लॉय का जो भी पैसा बचा होगा, गवर्नमेंट का पैसा बचा होगा. या तीसरी बात इन्वेस्टिगेशन, जानते हो 210, वो वाले खर्चे प्रेफरेंशियल में आते हैं. जरा ए और सी का नाम पढ़ो. ए और सी का नाम पढ़ो. क्या लिखा? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? ए में लिखा है ओवर राइडिंग और सी में लिखा सिर्फ प्रेफरेंशियल. अब ओवर राइडिंग हटा दो तो ए का भी नाम क्या था? प्रेफरेंशियल. सी का नाम भी प्रेफरेंशियल, पर प्रेफरेंशियल को भी ओवर राइड कर रहा है वो ए है. समझा क्या? ए का नाम क्या? ओवर राइडिंग प्रेफरेंस. सी का प्रेफरेंशियल. ओके. डी में क्या लिखा है भाई? फ्लोटिंग चार्ज से जो पैसा आना था. और 5वें में क्या लिखा है? अनसिक्योर्ड. इसका मतलब कोई भी कंपनी में अगर पैसा है तो सबसे पहले वर्कमैन क्रेडिटर को जाएंगे. दूसरा, अगर पैसा बच गया तो जाएंगे किसको? जाएंगे इन्वेस्टिगेशन नहीं, वाइंडिंग अप के खर्चे जो लगे थे. तीसरी बात, वर्कर को जाएंगे, गवर्नमेंट को जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस को जाएंगे. और भी बच गए तो जो फ्लोटिंग चार्ज से हमने जो पैसा लिया था लोगों से वो दे देंगे गिरवी रख के. और नंबर 5,
जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये समझ गए ना आप? है गाइस आर देयर? अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल। ये तो हो गया आपका, राइट। अब आ जाओ, क्या लिखा है यहां पे, एक बार जरा पढ़ेंगे यहां पे क्या लिखा है ओवर राइडिंग के बारे में। नहीं, इस सेक्शन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है यहां पे स्क्रीन पे देखिए। ये आपके बुक वाला डेटा नहीं है। जब भी ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट कुछ आएगा तो मतलब वो बुक का नहीं, मेरा अपना एनालिसिस है। क्या लिखा है, ये किसकी, ये ऐसा सेक्शन था पहले 529A 1956 एक्ट में, अब खैर उसका नाम 326 हो गया। हाउएवर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1, ये प्रोविजो क्या रहता है भाई जरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। आपके सामने ये लिखा है वर्कमैन ड्यू, दूसरा लिखा है सिक्योर क्रेडिटर। ये ए और बी जो है ना वो सेक्शन 1 है, मतलब सब सेक्शन 1 है। और जो लिखते हैं ना शाल बी पेड इन द प्रायोरिटी, ठीक है। और वो क्या लिखा है, अंडरलाइन करो, परिपशु। परिपशु मतलब क्या, दोनों का ऑन इक्वल फुट, मतलब दोनों का राइट सेम। किसका किसका राइट सेम है दोस्तों, आप सभी जानते हो किसका किसका राइट सेम है। क्रेडिटर्स का राइट सेम है, और बोलो किसका राइट सेम है दोस्तों, क्रेडिटर का राइट सेम है। कौन से क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर का, और साथ साथ में वर्कमैन का, दोनों का भी राइट सेम है। उसमें क्या लिखा है, परिपशु। उसके बाद में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट, मतलब इसको बोलते लिखो, इसको बोलते प्रोविजो। क्या बोलते इसको, प्रोविजो, एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी सम टुवर्ड्स द वेजेस और सैलरी referred to in subclause subsection 1, a clause B of the subsection 3 of 325, which are payable for a period of, क्या लिखा क्या लिखा for a period of 2 years preceding the winding up। समझा, 2 साल पहले से थक बाकी है उसकी, 2 साल पहले से पैसा उसका बेचारे का बाकी था। जो लोग आप समझो, वो आदमी बोलेगा मेरी पिछले महीने की सैलरी रुक गई, अरे पागल तेरी तो दे देंगे, वो आदमी का देख 2 साल से उसको सैलरी नहीं मिली, तो क्या है यहां पे 2 साल से। पीरियड ऑफ 2 years प्रेसिडिंग दिस सच अदर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। अभी अगर इसके अलावा कुछ पीरियड प्रिस्क्राइब हुआ होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, पर अभी तक तो सिर्फ 2 ही साल है। शाल बी पेड इन प्रायोरिटी टू शाल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स। इसका मतलब क्या समझा क्या, कमान 2 साल पहले वाले को पहले दे दो, फिर कुछ बच जाएंगे तो जो 2 साल के अंदर वाले लोग और सिक्योर क्रेडिटर इनके प्रोपोर्शनेट में बांटे जाएंगे। देखो लिखा ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। क्या 30 डेज, अरे जैसे एसेट्स रियलाइज हो जाएंगे ना 30 दिन के अंदर पैसे दे दो उनके, ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, एंड शाल बी सब्जेक्ट टू सच चार्ज ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी क्रेडिटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। नीचे आओ, द डेट पेबल अंडर द प्रोविजो। प्रोविजो मतलब कौन से भाई, 2 साल से पहले वाले हैं। शाल बी पेड इन फुल, दे दिए, एनी पेमेंट इज मेड टू सिक्योर क्रेडिटर and thereafter date payable under this subsection shall be paid in full। समझा क्या, बचे हुए किसको मिलना चाहिए, वर्कमैन को, जो बचे हुए वर्कमैन है जो लेटेस्ट वाले हैं, और साथ साथ सिक्योर क्रेडिटर में किस में जाएंगे, अनलेस द असेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट देम, इन विच केस इन दे शैल बी व्हाट अबेट इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्या इक्वल प्रोपोर्शन, अमाउंट के हिसाब से। हो गया ना, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी इस सेक्शन को मैंने थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाइड किया हुआ है। जरा क्या लिखा देखिए, इसको इतने पेजेस में लिखा है उन्होंने, 2 3 4 सर उन्होंने इतना लिखा, मैंने उसका छोटा समरी बना दिया, एक बार जरा देख लीजिए। एक बच्चे ने कहा ये तीनों का लेवल क्या है, तीनों का लेवल एट पार है। बोले पहले गवर्नमेंट को मिले, मान लो कि सिक्योर क्रेडिटर को पैसे मिल गए, वर्कमैन ड्यू को भी मिल गए, अब जो पैसा बचा किसको जाएगा, ये तीनों को भी इक्वल रेंज में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए बच गए, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल के बाद में, प्रेफरेंस के बाद में 400 रुपए बच गए, और यहां पे सबका मिला के 600 रुपए देना है, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बोले सबसे पहले हमको दे दो, एम्प्लॉय बोले सबसे पहले हमको दे दो,
भाई कोई पहले नहीं, तुम तीनों की रेंज, तीनों का रैंकिंग। अरे 3 लोग है ना यहां पे, एक गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट में पेपर क्या लिखा, ऑल रेवेन्यूज, टैक्सेस, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, सेस एंड रेट्स ड्यू फ्रॉम कंपनी टू सीजी और एसजी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, हैविंग बिकम ड्यू एंड पेबल विद इन व्हाट, ड्यू एंड पेबल विद इन व्हाट आएगा, डिटेल में पढ़ाता हूं। विद इन 12 मतलब क्या, ये पिछले 12 महीने के। अरे यार तुमने इनकम टैक्स दिए नहीं, सर्विस टैक्स दिए नहीं, कुछ भी दे रहे नहीं, तो गवर्नमेंट का पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। तो वर्कमैन और सिक्योर क्रेडिटर के बाद में कुछ पैसा बच गया तो गवर्नमेंट को दे दो, एम्प्लॉय को भी दे दो। कौन से एम्प्लॉय, वर्कमैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप बोलेंगे पहले में भी तो वर्कमैन थे, अरे पहले इसमें वो वेजेस थे, वेजेस। अरे यार ये वेजेस नहीं है, सीए की सैलरी, इंजीनियर की सैलरी, ये सबकी सैलरी के बारे में है। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये सबके सैलरी के बारे में है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, wages and salary due for period not exceeding 4 months within 12 months for, oh my god, ये आपको समझना ही पड़ेगा। इसको मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, इधर आइए मेरे पास, आप पढ़ो क्या लिखा है। कहीं तो 12 महीने का जिक्र है, बी वाले पॉइंट पे, बी वाले मेरे पास आओ, बी वाले पॉइंट पे आओ। बी वाला पॉइंट दिख रहा है, 327 पे बी दिख रहा है। All wages or salary including wages payable for time to time or piece of work and salary earned wholly or in part by way of commission of any employee in respect of service rendered to the company and due for a period not exceeding 4 months within the 12 months immediately before the relevant date, subject to the condition that it shall not exceed such amount as may be prescribed। अभी क्या बोला मालूम क्या, आपको समझा नहीं। इस आदमी की सैलरी मान लो और सच अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब कितना था, 20,000 था। कितना था, लिखो ब्रैकेट में 20,000, ये लिखा ना, सच अमाउंट एज में भी, क्या लिखा है, नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज में भी नोटिफाइड। अभी ये मुझे इसके रूल्स देखना पड़ेंगे, जहां पे कितना लिखा है देखना पड़ेगा। आगे रूल्स आता तो हो सकता है 20 से ऊपर भी होगा, पर अभी तक तो 20 था, मुझे जितना याद है वो 20 है। पर सुनो ना, मान लो 20 एग्जाम्पल मान लेते, अभी 20, अगर कुछ बदलता तो मैं आपको बताऊंगा। पिछले इमेजिन करो जो मैं कह रहा हूं, आपकी सैलरी थी 10,000 रुपए महीने की, 8,000 रुपए महीने की, तो बोल रहा कितना, 4 महीने की सैलरी दो। आप बोलेंगे सर मान लो इसकी 12 महीने की सैलरी पेंडिंग है, तो फिर भी आप 12 महीने की नहीं दे सकते। वो आदमी बोलेंगे यार 12 महीने से तुमने मुझे 1 रुपए दिया नहीं, पर 12 महीने में से सिर्फ 4 ही महीने को प्रायोरिटी है। फिर आप बोलेंगे सर बाकी सैलरी, उसको फिर अनसिक्योर क्रेडिटर में डाल देंगे, रैंक 5 पे। ऐसा नहीं कि डूब जाएंगे उसके पैसे, बचेंगे तो दे देंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर में बच गए तो सबको दे देंगे लास्ट में। अभी हम लोग रैंक की बात करें ना, प्रायोरिटी है, तो कितनी सैलरी को प्रायोरिटी, 4 महीने की। अब सैलरी कितनी थी उसकी, 8,000 रुपए महीना, और कितने हो जाएंगे फिर 32,000। पर उसमें भी क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब मैक्सिमम कितना देना चाहिए, 20,000। मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, पहले भी तो 12 महीने की बाकी है। वो बोलेगा मुझे 96,000 दो, हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं 4 महीने की देंगे, फिर 4 महीने का होगा 32, फिर बोलेंगे नहीं नहीं 20,000 के ऊपर दे नहीं सकते, तो सिर्फ 20 ही मिलेंगे। 76 जो है, जो बाकी है, वो डूब गए नहीं, वो तो अनसिक्योर क्रेडिटर में है, बचा तो देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे। समझा कि क्या हुआ है, बहुत भारी सेक्शन था। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, कम ऑन यार। अंडरस्टूड क्या, इधर आओ मेरे पास, देखो देख लो इधर आओ, अरे देख लो, वेजेस वाले नहीं, वेजेस वाले
हाँ बहुत ही कम हो गए, बहुत ज्यादा कम। अब क्या करते हैं, लॉ अपने को बनाना पड़ेगा बैठ के। सैलरी की बात है, फीस की बात ही नहीं होती। तो ये वो इंसान है जो रेगुलरली काम करता है महीने से। आप देखते हैं, अब मेरी आईटी कंपनी से आप मेरे इंजीनियर्स हो ऐसा, पर आपको बताओ क्या रियल लाइफ में कोई भी एक महीने का, जब मेरे एम्प्लॉय मैं जानता हूं 30 तारीख को महीना भरता है, 1 तारीख की सबको सैलरी चुकाना पड़ती है। 2 दिन भी लेट हो गए, वो बोलते सर रेंट के पैसे नहीं, वो बोलता पेट्रोल का नहीं, वो बोलता खाने को नहीं, मैं इसके देना है। तो इतना 4 महीने कोई अगर देंगे ही नहीं ना, वो फिर वो भी ऐसे साल भर नहीं हुआ था। हॉलीडे रेम्यूनरेशन, इधर था मेरे पास, इधर देख लो, मैं आपको बुक में लेके जाऊंगा। हॉलीडे रेम्यूनरेशन, क्या जानते हो कि हॉलीडे रेम्यूनरेशन क्या होती है? पेड हॉलीडे, जैसे कि आपको हॉलीडे है पर फिर भी आप काम करने आते हो तो आपको देंगे ना। कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल एज व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल एज व्हाट? एम्प्लॉयर ने जो पैसे देना है अपने एम्प्लॉय को। कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का हाथ कट गया, पैर कट गए जॉब करते समय, नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे एम्प्लॉय का भी एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में आते आते, उसका पैसा। सोचो ना वो मर गया, उसकी वीडो को पैसा चाहिए, वीडो। तो उसकी वीडो को पैसा जो मिलता है ना, वो भी रैंक पे होता है। कौन से रैंक पे? पर सबसे पहले रैंक कौन सी है? सिक्योर क्रेडिटर वर्कमैन, इसकी उसकी बाद वाली रैंक है। और सम्स ड्यू फ्रॉम वेरियस फंड्स लाइक व्हाट पीएफ ग्रेचुइटी। अब सोचो ना कितनी गंदगी बात है, मतलब एम्प्लॉय का जो तुमने पीएफ काटा है, पीएफ काटा है, पीएफ काटा है, पीएफ काटा है हर महीने का, वो भी पैसा आपको कब मिल रहा है? रैंक 3 पे मिल रहा है। 3 पे ना। रैंक 1 तो क्रेडिटर गया, वर्कमैन गया। 2 तो वो गए जो वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस थे। ये तीसरे पे तीनों है। ये 1 2 3 नहीं है, ये हायरार्की नहीं है, ये तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में आएगा। इक्वल मतलब उनके डेट के प्रोपोर्शन में। और इन्वेस्टिगेशन कौन सा एक्सपेंस दे रहे? ये 235 खत्म हो गया, ये कौन सा एक्सपेंस आएगा अभी? 210। अरे ये 235 पुराना सेक्शन है यार। चलो ठीक है, अब मुझे इसी को किताब से पढ़ाना है, पढ़ा दूं मैं। ये जो मैंने लिखा है ना, इससे क्या हो गया, आपको समझना बहुत आसान हो गया। अब मैं अंदर कितना भी पढ़ूंगा ना, आपको इजीली समझ आएगा, इजीली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पढ़ोगे मैं अंदर अभी? बोलो। वेरी इजी इट इज, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी आर यू हियर, कम ऑन। क्या लिखा है? भारत सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल पार्टी हो, इनको जो टैक्सेस देना है वो सारे पैसे हैं। और यहां पे आपको पता है क्या लिखा है? टैक्सेस, सेस एंड रेट्स ड्यू फ्रॉम। मैं एक बात पूछूं क्या आपको? पूछूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है बहुत दिनों से, टैक्सेस, सेस, रेट्स फ्रॉम कंपनी। एक काम करता हूं, मैं पढ़ता हूं पूरा। अभी आपको सवाल पूछना ही मेरा गलत है। एक मिनट, अम्मा 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 2 मिनट, इधर पूरा पढ़ते हैं फिर बाद में डिस्कस करें। क्या लिखा है यहां पे? ऑल रेवेन्यूज, टैक्सेस, सेस, रेट्स ड्यू फ्रॉम व्हाट? द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन अवर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज विद इन द व्हाट 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट। मतलब विद इन 12 मंथ्स का मतलब क्या? अगर आप मान लो 1/4/2016 को अगर वाइंडिंग अप हो रहा है और 1/4/15 से लेके 1/4/2016 के बीच का जो है उतना प्रायोरिटी पे, और उसका पहले है नहीं प्रायोरिटी पे। इसका मतलब नहीं इसके पहले वाला डूब गया, रैंक 5 पे जाएगा। बी वाला पॉइंट मैंने पढ़ लिया था। ऑल एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉय और इन द केस ऑफ हिज डेथ टू एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉय बिफोर और बाय द वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर एज द केस में भी डिसोल्यूशन। ठीक है ना? उसका जो भी इतना ही बोलना है,
उसका जो हॉलीडे रेम्यूनरेशन बाकी है वो। आगे, अनलेस द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप वॉलंटरली merely for the purpose of reconstruction or amalgamation with another company, all amount due in respect of contribution payable during the period of 12 months immediately before the relevant date by the company as the employer of person under the कौन सा है बोल रहा है, Employees State Insurance Act 1948 or any other law for the time in force। समझा क्या लिखा? अरे इतना ही लिखा है, ये जो ना अंडरलाइन द वर्ड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अगर आपको कुछ पैसा देना बाकी है कितने महीने के अंदर, विद इन 12 मंथ्स, मतलब समझता है क्या? ऐसा नहीं कि उसके पहले का अलाउड है, उसके पहले होगा तो रैंक 5 पे जाएगा। आज मेरी कंपनी बंद हो रही है, आज है 1/4/18, तो 1/4/17 से लेके 1/4/18 इस पीरियड में जो होगा वो क्या होगा, रैंक 3 पर आएगा। कौन सा पैसा बोल रहा है वो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत, या फिर लिखा है और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। Unless the company has at the commencement of winding up under such a contract with any insurer, as is mentioned in Section 14 of Workmen Compensation Act 1923, rights capable of being transferred to and vested in the workmen, all, underline the word, all amount due in respect of any compensation or liability or for compensation under the said act in respect of death and disable, underline the word disablement। समझता है? मतलब काम करते के दौरान उसकी मौत हो गई या डिसेबलमेंट आया, वो जो पैसा बाकी है। अब वो इतना याद मत रखो कौन से एक्ट का कौन सा सेक्शन है, आप से इतना ही समझो जो भी वर्कमैन को पैसा देना है ना उसको रैंक 3 पर लाया उन्होंने। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी कॉम्पनसेशन अंडर दिस सेड एक्ट इज वीकली पेमेंट, पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। ऑल सम्स ड्यू टू एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, अंडरलाइन प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, ग्रेचुटी फंड है, वो जो भी फंड होगा वो सारा का सारा फंड रैंक 3 पे आ जाएगा। एंड द एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन हेल्ड 213 से 16 समझता है क्या? क्या 213? 213 कौन सा है? वो बाकी लोगों ने जो मेंबर ने अप्लाई किया था वो 14 में क्या बोला था, 25,000 तक है। अच्छा 13 एंड लिखा है, ठीक है। 16 मतलब ट्रू ओनर, और 13 में क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्ड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 213(16), बहुत ही स्पेसिफिक है यार। 210 में बात करते 210 नहीं लिया उन्होंने। ये कौन सा एक्सपेंसेस है? ये तो ये मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वैसे 210 और 13 में फर्क कुछ नहीं है, 10 में भी इन्वेस्टिगेशन आएगा, पर 10 में एसआर पब्लिक इंटरेस्ट और 208 की बुनियाद पे आता है, और 213 में मेंबर बोलते हैं, मेंबर वो भी 100 मेंबर बोलते हैं। तो ऐसे समय पे जो भी इन्वेस्टिगेटर का एक्सपेंसेस होगा वो आएगा रैंक 3 पे। 216 मतलब क्या? वो ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए ना, वो जो भी करना है वो आएगा 216। When any payment has been made to any employee of a company on account of wages, where any payment has been made to any employee of a company on account of wages or salary or accrued holiday remuneration, himself or in the case of his death, to any other person, claiming through him out of money advanced by some person for the purpose, the person by whom the money was advanced shall in winding up have the right to priority in respect of the money so advanced and paid to the amount by which the sum in respect of which the employer or other person in his right would have been entitled to priority in the winding up has been reduced by the reason of the payment having been made। ऊपर जाके अंडरलाइन करो, where any payment has been made to an employee of a company on account of, क्या लिखा है, wages or salary or accrued holiday remuneration himself और इन केस ऑफ हिज डेथ, तो किसको? किसी और को, आउट ऑफ मनी एडवांस्ड बाय सम पर्सन फॉर द पर्पस, द पर्सन बाय हुम द मनी वाज एडवांस शाल इन अ वाइंडिंग अप हैव अ राइट ऑफ प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी सो एडवांस। अरे समझा क्या लिखा है? अरे किसी ने कुछ भी लिखते हैं लोग, ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस और सैलरी देने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन कंपनी जो मरने के हालात में थी, किसी बैंक ने उनको पैसे दिए थे या किसी आदमी ने पैसे दिए थे, भाई काम करो तुम हमसे पैसा लो और तुम अपने गरीबों का वेजेस दे दो, सब दे दो। अभी आदमी ने क्या किया, तुम्हारे लिए हेल्प की कि तुम अपने एम्प्लॉय का पगार दे दो। तो यहाँ एम्प्लॉय को ये आदमी जिसने, मतलब ये कंपनी ने कहा इनके पास में, मान लो किंगफिशर के पास में इतना भी पैसा नहीं है कि अपने एयर होस्टेस की सैलरी पे कर पाए। स्वप्निल पाटिल ने बोला एक काम करे, किंगफिशर ये 400 करोड़ रुपए रख ले और सारे लड़कियों को बांट दे, चल तेरी सारी लड़कियां खुश हो जाएगी।
अब क्या हो गया इस केस में, स्वप्निल पाटनी को तो अपना प्रायोरिटी मिलना चाहिए ना यार। मैंने मोहब्बत की खातिर उनको पैसे दिया 400 करोड़, अब मैंने तो मेरे स्वार्थ के लिए दिया नहीं था, अब उन्होंने उनको तो मेरा जो भी रैंक है वो तो रैंक 3 लगना चाहिए ना मेरा। मैं तो जबरदस्ती, मैंने तो आपको होशियारी करके आपको पैसे दिए, इतनी इज्जत दी आपको, नहीं समझ रहा क्या? अरे मैंने पैसे दिया इसलिए वो उनको अपने एम्प्लॉय को दे पाए, लिखा ना एडवांस दिया मैंने। वेर एनी पेमेंट हैज बीन मेड टू एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस और सैलरी एक्रूड ऑलरेडी एडमिशन हिमसेल्फ और इन केस टू एनी अदर पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम आउट ऑफ मनी, क्या लिखा है, आउट ऑफ मनी एडवांस बाय सम पर्सन, समझा क्या? मतलब मैंने उनको एडवांस किया फॉर द पर्पज द पर्सन बाय हुम द मनी वॉज सो एडवांस, मतलब मैंने इन वाइंडिंग अप हैव अ राइट ऑफ प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी सो एडवांस, मतलब मैंने जितना पैसा आपको दिया था ताकि आप अपने एम्प्लॉय दे पाओ, वो उसको राइट मिलेगा रैंक 3 पे। द डेट एन्यूमरेटेड इन दिस सेक्शन शाल रैंक इक्वली अमंग देमसेल्फ एंड द टू बी पेड फुल अनलेस द असेट्स आर इनसफिशिएंट टू मेड, वो लिखा है। मतलब कि सुनो ना, इस सेक्शन के पैसे देने के लिए किसी ने डेट दिया होगा, उधारी दिया होगा, तो रैंक 3 आएगा। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट के टैक्सेस भरने को पैसे नहीं है आपके पास, देखा ना, रैंक डेट एन्यूमरेटेड इन दिस सेक्शन, मतलब जो डेट इन्होंने रेज किया है ये सेक्शन को निभाने के लिए। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सब्जेक्ट टू द रिटेंशन ऑफ सच सम्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द कॉस्ट and expenses of the winding up, the dates under this section shall be discharged forthwith so far as the assets are sufficient to meet them, and in case of priority dates to which is given under the clause D of subsection 1, formal proof thereof shall not be required except in so far as may be otherwise prescribed। वो बोल रहे हैं कि देखो भाई, अभी इस सेक्शन में जितनी भी चीजें हैं उन सबको पैसे मिल जाना चाहिए अगर इनफ आपके पास में एसेट्स है, और अगर इनफ एसेट्स नहीं है तो उसमें लिख रहा है एसेट्स, लिखा ना, अंडरलाइन करो, एसेट्स आर सफिशिएंट। एंड इन केस ऑफ द प्रायोरिटी डेट्स टू विच इज गिवन अंडर क्लॉज डी। अब क्लॉज डी कौन सा था, ये कहां है क्लॉज डी, ये देखो, अनलेस द कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ये जो था ना क्लॉज डी, मेयरली फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन, ये जो था ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो ये जो लिखा है ऑल अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन ऑफ लाइबिलिटी, डी वन फॉर्मल प्रूफ देयर ऑफ शैल नॉट बी रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन सो फार एज मे बी व्हाट अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब क्या हुआ इसमें, अरे रैंक 3 में जितने भी लोग हैं ना सबको इक्वल प्रायोरिटी है अगर इनफ पैसा रहेगा तो, पर अगर मान लो पैसा बहुत कम है तो किसको प्रायोरिटी मिल सकती है, जो 1D के लिए जो आपने डेट लिया है इंश्योरेंस स्टेट के हिसाब से पेमेंट देने के लिए, अगर कुछ पैसा लिया होगा, ये 1D के लिए जो पैसा लेगा ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए सब। बोल आगे देखिए, इन द इवेंट ऑफ लैंडलॉर्ड 5, 6 ठीक है, ABCDEFG, इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 एंड ऑल दैट, 5 वो सब कुछ। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रही, पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा यार। इन लोग का जो लेवल है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन में जो जिस लेवल में पढ़ाया गया आपको, ये मेन चीज आप याद रखो जो मैं यहां पे लिखवाया, इन तीनों का लेवल है एक साथ में। ये अगर आपने आपके सामने जो स्क्रीन है, अगर आपको इसको समझ गए तो समझ जाना ये वो लोग हैं जिनको रैंक 3 पे मिल रहा है। बाकी सारी चीजों को आपको याद करने की, समझने की जरूरत भी नहीं है। सब सारी पीपीटीज फेसबुक पे, ठीक है ना, याद दिलाओ। अब बात करेंगे हम सेक्शन 328 की, जिसका नाम है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। अब ये सेक्शन ध्यान से सुनना, मैं पढ़ा रहा हूं, सुनो। मैंने आपको, सुनो यार, मैंने आपको क्या किया, मैंने, आप मान लीजिए आप लोगों से मैंने पैसा लिया, मेरा वाइंडिंग अप हो गया,
अब मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, पर क्या करता, वाइंडिंग अप चालू होने से पहले ही मैंने, मतलब फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों से पैसे लिए थे मैंने, और वाइंडिंग अप होने से पहले ही मैंने ए को पैसे दे दिए। अब बी और सी के लिए पैसे बचे ही नहीं। अब समझा, कितने लोगों को पैसे देना थे, ए बी सी, और फिर क्या हुआ, वाइंडिंग अप से पहले क्या हुआ, एक साथ 2017 जो था उसके 6 महीने पहले, मतलब 1/1/2017, इस पीरियड, अब कमेंसमेंट अप करना कब चालू हुआ, 1/7/2017, उसके 6 महीने पहले, मतलब कब, 1/1/17, मतलब ये 6 महीने के पीरियड के दौरान अंतर्गत, सुन के लीजिए, ये आदमी ने क्या किया है, कंपनी के आदमी ने किसी एक को मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दी थी। अब बताओ, इसको पहले से मालूम होगा कि अभी वाइंडिंग अप होने वाला है, तो वाइंडिंग अप होगा तो इस आदमी को पैसे कब मिलेंगे, इसको अकेले को नहीं मिलेंगे, ये जो आदमी जो रिसीव कर रहा है इसके से और भी 10 लोग हैं, तो सबके बाटे पे थोड़ा थोड़ा था। इसने क्या कर दिया है, ये इसका दोस्त था, और ये क्या कंपनी का मैनेजर है, और ये वन ऑफ द क्रेडिटर है, इसको पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से क्या हुआ, जो बाकी लोग थे, कौन से बाकी लोग, इसके जैसे और भी लोग होंगे ना, उनको पैसा मिला कि नहीं मिला, उनको पैसा नहीं मिला। तो बताओ क्या होना चाहिए, ऐसे ट्रांसफर लिखा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, इट वाज एन एंटायरली वॉलंटरी एक्ट एंड नॉट मेड अंडर एनी प्रेशर। मतलब इसने जो किया, अपने जानबूझ के अपने दोस्त को इसने वो दिखाया, प्रेफरेंस दिखाया, अपने दोस्त की साइड ली, और अपने दोस्त को ही बोल दिया, एक काम कर ले, मैं तुझे प्रॉपर्टी भेजता हूं, ये रख ले, क्योंकि वैसे भी कंपनी 6 महीने बाद वाइंडिंग होगी, तुझे कुछ मिलेगा नहीं। अब इसके इस देने में क्या हुआ, जो बी और सी के लिए पैसा बचा ही नहीं। डोमिनेंट मोटिव वॉज टू गिव प्रेफरेंस टू अ क्रेडिटर ओवर अदर क्रेडिटर्स, मतलब बी और सी को मिला नहीं, अब किसको पैसा मिल गया। तो बताओ ये सही है कि गलत है, ये गलत है, इसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड, एवरीबडी गॉट इट। ऐसा अलाउड है कि नहीं अलाउड है, अलाउड ही नहीं है। और इसके बाद में एक सेक्शन है, सुनो ना, अरे सुन लो, सुन के लो पहले। अब ये ए को चलेगा, बी और सी के लिए पैसा बचा नहीं, मान लो बी और सी को पैसे नहीं मिले, तो वाइंडिंग हो जाएगा एक दिन, और बी और सी बोल रहे हमको पैसे, तो बी और सी के लिए पैसा बचा ही नहीं। अब क्या होगा मालूम क्या, अभी ये जो ए है, ये जो बंदा इसका नाम ए है, अब ए की जिम्मेदारी है, पहले तो बी और सी क्या करेंगे, इनसे पैसे मांगेंगे, और भी बोलेंगे मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। अब ए की जिम्मेदारी है कि ए ने अपना शेयर जितना था उतना ही रखना चाहिए, और बाकी दोनों को पैसे देना चाहिए। समझ गए। तो मान लो 100 रुपए 3 लोगों में बंटने वाला था, 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ रुपए इसने अकेले ले लिया, और उन दोनों के भी 100 करोड़ थे। तो अभी काम करेंगे, ये अपना 1/3 रख लेंगे, 1/3 एक को जाएगा, 1/3 एक को जाएगा, तो ये बन जाएगा श्योरिटी। श्योरिटी मतलब कैसा, अगर मान लो कंपनी देंगे तो अच्छी बात है, और कंपनी ने नहीं दिए, तो ये आदमी की जिम्मेदारी है कि इसने बाकी 2 लोगों को अपने उनका प्रोपोर्शनेट देना चाहिए। सही है। 2 सेक्शन खत्म हो गया आपके। कोई शक, सवाल, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, चेक करो। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। इधर आओ, एक बार देखो, इसको पढ़िए, क्या लिखा है यहां पे, ये पूरा पढ़ो। 328 of the 2013 Act mentioned above provides for the qualitative assessment to the determine fraudulent preference for the purpose of 328. There must be a preferential action made by the company with respect to a creditor or surety or guarantor such that he is placed in a more favorable position upon the company going into the liquidation than he would have been if the preferential action had not been made. This will further be subject to the satisfaction of the tribunal that action is a fraudulent preference. There is thus
an advantage that must be secured by the creditor over other creditors in the context of winding up, and such advantage should be fraudulently secured. It must be noted that the expression given preference in the company does anything to or suffers anything are wide import. It must also noted that when the winding up is deemed to have commenced, events when the ठीक है. However, Act does not take this as the reckoner for the period of 6 months during which the action of the company will be subject to the scrutiny and assessment of the fraudulent preference. The expression before making winding up application is not defined and does not correspond to the events provided for the 308 and 357 for the commencement of winding act. Though 328 Act applies to voluntarily winding up as well, the expression making the winding of application would have no correspondence with the process of the voluntary winding up. आप मुझे बताओ 6 महीने कब से चलोगे? 6 महीने कब से चलोगे? वाइंडिंग अप जिस दिन कमेंस होगा उससे 6 महीने के अंदर. बताओ ऐसा सेक्शन क्यों लाया इसने? वरना क्या करेंगे कि जो भी कंपनी है उसको मालूम है 6 महीने के बाद में हमारी कंपनी बंद होने वाली है, तो उन सबको दे देगा जो उसके नजदीक के. समझ में आया? कर लो. एक क्वेश्चन पढ़ो. द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कितनी है? 1 लाख. द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्कमैन ड्यूज कितनी है? 1 लाख. एंड द अमाउंट ऑफ डेट्स ड्यू फ्रॉम द सिक्योर क्रेडिटर कितनी है? 3 लाख. द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, ये दोनों की मिला के कितनी हुई? 4 लाख. विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द वर्कमैन पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी? If the liquidation incurs 10,000 रुपए for the preservation of the security before it is realized by the secure creditor, what is the portion of 10,000 that should be borne by the secure creditor? अब पहली बात तो समझ लो क्या है. इनके इसमें पैसा कितना है? 1 लाख रुपए. बोलेगा ना वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योर, मतलब क्या 1 लाख रुपए का एसेट इनके पास में, और देना कितने हैं? 4 लाख रुपए. तो कितने प्रोपोर्शन में जाएंगे? पहले वो डेट दीज नहीं है तो समझ जाना कोई पहले वाला 2 साल के पहले वाला हैच नहीं. तो अमाउंट कितनी है यहां पे? 1 लाख 3 लाख. तो 1:3 में जाएगा. पर उसमें वो क्या बोल रहा है? 1:3 में जाएगा. इसका मतलब क्या है? एक को कितने पैसे देना पड़ेंगे? वर्कमैन को कितने मिलेंगे? 25,000. और सिक्योर क्रेडिटर को मिलेंगे 75,000. और उसके नीचे लिखा है अगर मान लो 10,000 रुपए खर्चा हुआ होगा इस प्रॉपर्टी रियलाइज करने में, तो फिर 10,000 रुपए किससे लेंगे? बचे कहां है? तो ऐसा करना चाहिए. एक तो एक काम करो, 1 लाख में से माइनस 10,000 कर दो और 90,000 को 1:3 में बांट दो. या फिर एक काम करो, इधर 25 दे दो, ये 75 दे दो, और उनसे बोला लाओ भाई 2500 रुपए लाओ, ला 7.5 लाओ. बात तो एक ही. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉपर्टी रियलाइज करने के लिए. मान लीजिए एक लैंड थी, उसको बेचने के लिए मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, ये लैंड बेचना है. वो प्रॉपर्टी का खर्चा, प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 10,000 रुपए लग गया. तो प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए नहीं मिले मुझे, प्रॉपर्टी से 1 लाख माइनस 10,000 मिले. प्रॉपर्टी रियलाइज करने का जो खर्चा है वो प्रॉपर्टी का खर्चा मानने का. तो ऐसा समझने का रियलाइज 1 लाख नहीं हुआ, रियलाइज 90,000 रियलाइज हुआ. आगे बढ़ेंगे. OGC Limited was a supplier of raw material to SAM Limited, which could not make a payment of OGC Limited, owing to huge losses and financial constraint. Ultimately, SAM Limited went into the liquidation, and official liquidator was appointed. OGC Limited filed a suit to recovery of its due. The court awarded a decree in favor of OGC Limited. Armed with the court decree, OGC Limited approached the official liquidator to pay the amount to it in the preference over due of the workman. ये हवला है क्या आदमी? ये आदमी क्या बोला? वर्कमैन से पहले मेरी इज्जत है, मैं कौन हूं? सिक्योर क्रेडिटर हूं. The workman protested the demand. वर्कमैन बोल रहा है सही नहीं, आदमी गलत बोल रहा है. Contended that the dues लाइन से परिपोष, हम लोग का दोनों का क्या राइट है? And will override all other claims of others.
other creditor even where the decree has been passed. You are required to ascertain the validity of the argument of the workman. अब मुझे बताओ ये आदमी कौन है? OGC was the supplier of raw material. अब पहली बात तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये सिक्योर है कि नहीं, और अगर सिक्योर होता तो वर्कमैन जो कह रहा है वो सही है. वर्कमैन तो यही बोल रहा है ना कि इनको पहले मत दो, हमारी दोनों की इज्जत एक सही सी है, तो वर्कमैन सही बोल रहा है. और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिक्योर क्रेडिटर है, और सिक्योर क्रेडिटर नहीं होगा तो फिर तो वर्कमैन और भी सही बोल रहा है, तो उसको अकेले को मिल जाएगा. सॉल्व करो इसको. PQR Limited is being wound up by the court. All the assets of the company have been charged to the company banker to whom the company owes 1 crore. The company owes the following amount to the others. कितने भाई? ड्यू टू वर्कर्स 25 लाख रुपए, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कितना है 5 लाख रुपए, और अनसेक्योर क्रेडिटर आपको पता नहीं, तीनों सीक्वेंस में लिखे. You are required to compute with reference to the provision of the Companies Act the amount of each kind of creditor likely to get the amount realized by the official liquidator available for the distribution creditors only. 80 लाख रुपए उनके पास में. ऊपर क्या लिखा था रे? बैंक को 1 लाख, बैंक से 1 करोड़ रुपए लिया इन्होंने, और इनके पास में ड्यू टू, अरे साला ये बैंक की 1 करोड़ है, इसके 25 लाख रुपए, तो 1,25,000 तो यही हो गए. मतलब 1 करोड़ 25 लाख तो बाहर इनके दोनों की जो टॉप रैंक है, और इनके उसमें पैसा कितना है, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं, सबको बांटो थोड़ा थोड़ा, सबको जाएंगे ये. अरे पैसे बचेंगे तो जाएंगे ना. 80 लाख को क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कौन से पार्ट में? 4:1 में. क्यों 4:1 में? 1 लाख इस टू 25 लाख, 1 करोड़ इस टू 25 लाख. इसका मतलब क्या हुआ? 4:1. तो मतलब 80 लाख के 5 टुकड़े होंगे, तो 80 लाख का 5 टुकड़ा मतलब 16 लाख का 1 टुकड़ा होगा. तो 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, तो एक को मिलेंगे 64 और एक को मिलेंगे 16. 64 किसको मिलेंगे? जो क्रेडिटर है बैंक, और 16 लाख किसको मिलेंगे? अपना आंसर सही होना चाहिए. आ गया ना? 16 लाख 64 लाख बराबर है. अरे कितने क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर. In relation to winding up of the company incorporated under this explain clearly the meeting of the term overriding preferential payment. Examine the provision of the Companies Act and decide whether the following dates of the company under the winding up shall be preferential payment, shall be paid in the priority of the claim of unsecured creditor. Wages amounting 30,000 only of an employee for services rendered for the period of 8 months within the preceding 12 months. और 1 लाख ड्यू टू एन एम्प्लॉई टू प्रोविडेंट फंड, और ये ग्रेचुटी 50,000. बता 3 लोग कौन से इसमें? एक तो गवर्नमेंट वाले लोग हैं, एक तो एम्प्लॉय वाले लोग हैं, और तीसरी बात तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंस है 213 और 16. तो ये दोनों भी रैंक 3 पे है कि नहीं? कौन से लोग? वेजेस भी और ये प्रोविडेंट फंड भी. पर आप बताओ वेजेस कितना लिखा है? 30,000. तो 4 महीने का लेंगे, ये तो 8 महीने की होगी ना. तो एक महीने की सैलरी कितनी है उसकी? सर ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. 30,000 डिवाइड बाय 8 मतलब होगी 2,750 रुपए महीने की सैलरी. आप 2,007 जान दे, इसका ये 8 महीने की ना, तो हमें 4 महीने की चाहिए, तो कुछ नहीं 15,000 देंगे. तो मतलब प्रायोरिटी भी कितने देंगे? 15,000. और वो प्रोविडेंट फंड और वो उसमें कितने महीने का आएंगे? सर उसमें कुछ महीने नहीं थे, वो डायरेक्ट है. तो अगर मैं देखूंगा तो वेजेस जो है 15,000 रुपए प्रायोरिटी में है, और प्रोविडेंट फंड 1 लाख भी प्रायोरिटी में, और 50,000 ग्रेचुइटी भी प्रायोरिटी में है. अभी कहां पे ये सब लिखा हुआ? ओवरराइडिंग. ठीक है, आंसर देखो क्या है. अपना 15,000 आंसर गलत है क्या? नहीं, सही है. देखो, all the wages and salaries of the employees of the services rendered for a period of not exceeding 4 months within the period of 12 months but not exceeding 20,000 in any one case.
इन द गिवन केस इट इज नॉट प्रेफरेंशियल पेमेंट, ओनली पार्ट ऑफ इट शैल बी अप्रेव। कौन सा पार्ट? अरे 15,000 बन जाएंगे ना प्रेफरेंशियल 30,000 में से, और जो बचे 15,000 डूब जाएंगे नहीं, वो तो रैंक 5 में जाएंगे। तो प्रेफरेंशियल ये तो वैसे भी ओवर राइडिंग नहीं है, तो सिर्फ ओवर राइडिंग तो दो ही है ना, सिक्योर एंड वर्कमैन। ये तो क्या है वैसे भी, ये तो रैंक 3 वाला है। ये प्रेफरेंशियल है कि ओवर राइडिंग है? ये प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल के जो अभी मान लो 30,000 में से जो 15,000 वो प्रेफरेंशियल है, और जो 15,000 डूब नहीं गए वो आखिरी में जाएंगे। और जो 1 लाख, देयर फॉर इन द गिवन केस बोथ 1 लाख एंड 50,000 बोथ आर प्रेफरेंशियल, तो वो दोनों भी प्रेफरेंशियल है। वाह, केस स्टडीज में देखते क्या आ रहा है आपको। 2 सेक्शन पूछे, आपको बताओगे इस चैप्टर में जो है ना, इतना थियरी लिखा हुआ है, इतना थियरी लिखा हुआ है, इतना थियरी है। वो थियरी ज्यादा पूछते नहीं, क्या पूछते हैं? ये जो केस लॉज, मतलब थियरी मतलब क्या है, लिक्विडेटर के काम क्या है, लिक्विडेटर की ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन क्या आता है, दे आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें नंबर्स है, लॉजिक है। तो अभी बहुत सारे सेक्शन मैंने भले ही वाइंडिंग अपने आपको दिए है, उसे आपको एक बार रीड आउट करने के, मैं आपको बता दूंगा क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ना जरूरी भी है। इतनी बात तो बता दूंगा, मैं जितना पढ़ाऊंगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उसके बाहर नहीं आएंगे। थियोरेटिकल वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे रे, कैसा बताओ बुक्स कहां पे रखेंगे वाइंडिंग अप के, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। दे विल आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। आ जाओ। एक्सप्लेन द टर्म ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ। अभी ओवरराइडिंग मतलब कौन से 2 लोग हैं, कौन से? वर्कमैन एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एबीसी लिमिटेड इज बीइंग वाउंड अप, द ऑफिशियल लिक्विडेटर ही हैज रियलाइज 100 लाख रुपीज, ठीक है। द कंपनी ओज कितने? 200 लाख रुपए, बैंक को 200 लाख देना है। द बैंक हैज अ क्लेम दैट द अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी पेड इन फुल टू इट इन प्रेफरेंस, द वर्कमैन ड्यूज टू द एक्सटेंड 50 लाख। ओके, बोला समझा, बैंक के बोले 200 लाख में से जो 100 लाख है वो मुझे दे दो पूरे। अब बैंक को कितने लेना है, और प्रॉपर्टी कितने की है हमारे पास? 100 लाख की, और इनको वर्कमैन को भी कितने देना है, मतलब इनको देना 250 लाख है 100 लाख, मतलब 200:50 मतलब आएगा 4:1। तो 1 लाख के 5 टुकड़े कर दो, 20-20 लाख का एक टुकड़ा आएगा, तो 4 टुकड़े मतलब 80 लाख और 20 लाख। 80 लाख किसको जाएंगे? बैंक को जाएंगे, और 20 लाख वर्कमैन को जाएंगे। आया 20 लाख, 20 लाख 80 लाख आएगा। वाह, कमाल है यार, ये सेक्शन बहुत आगे जा रहा है। आफ्टर रियलाइजिंग द असेट्स, कितना कंपनी ने 70 लाख रुपए जमा किया अपने पास में। द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिटर एज फॉलोज। अनसिक्योर क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड 50 लाख है, टैक्सेस 5 लाख के, वर्कर के ड्यू है 30 लाख, और सिक्योर्ड क्रेडिटर है 40 लाख। अब सारा सिक्योर क्रेडिटर 40 लाख है, वर्कर के ड्यू 30 लाख, तो 70 लाख तो इनकी हो गए, और उनके इसमें 70 लाख ही थे, तो किसको नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट के टैक्सेस को भी नहीं मिलेगा, दोनों ही भिखारी हो जाएंगे। हाँ, इनको दोनों को पूरा पूरा मिल जाएगा। द अवेलेबल अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, द कंपनी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड चार्ज। कुछ भी हो जाने तो 30 और 40 मिलेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा मिल जाएगा उनको। समझ गया ना वो क्या था? अरे हमारा तो सही वही लिखा था, द सिक्योर क्रेडिटर विल गेट 40 lakhs एंड ये 30 lakhs विल बी किसको? वर्कर को। और एक क्वेश्चन है, सुपर फैंटास्टिक, बताओ बच्चों किसको बचे जाएंगे? सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स के ड्यू कितने हैं? 11 लाख। सेल्स टैक्स का ड्यू कितना है? 5 लाख। ड्यू टू वर्कर कितने हैं? 25 लाख। अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं? 25 लाख। ट्रेड क्रेडिटर्स हु सप्लाइड रॉ मटेरियल 15 लाख। सिक्योर क्रेडिटर बीइंग द बैंक 75 लाख। अब बताओ अपने काम के 2 बच्चे बताओ इसमें कौन से? और यहां पे लिखा है ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में 80 लाख रुपए। पहली बात तो सिक्योर क्रेडिटर के पास में 25 लाख है, और ड्यूज फॉर द वर्कर्स कितने हैं? तो खत्म हो गए इनके, इसमें चले जाएंगे तो 3:1 में। बाकी लोग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी लोग कब मिलेंगे? जब कुछ बचेगा, कुछ बचा ही नहीं। 80 लाख को बांटो तो पहले, 80 लाख के 4 टुकड़े करेंगे, 20-20 लाख का एक टुकड़ा होगा, तो सिक्योर क्रेडिटर को 3 टुकड़े जाएंगे, 60 लाख उसके 20 जाएंगे। ओके,
सारे सेक्शंस का सिलसिला खत्म हुआ। आई होप यू कॉन्फिडेंट कि आपको एग्जामिनेशन में आ जाएगी। 7 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने पूछे। आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना, क्या पहले क्या बाद में, आपको कोई शंका नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए जरा, आप सभी जानते हैं इनके सुपुत्र है। अगर मान लीजिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप है 1/1/2017, उसके 1 साल के अंदर मुकेश अंबानी ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, और मुकेश अंबानी कौन था, 1 साल बाद मेरी कंपनी का वाइंडिंग अप होने वाला है, तो उसने क्या किया, सस्ती भाव में कंपनी के फैक्ट्री का मशीन जो 50 करोड़ का था 20 करोड़ में बेच दिया उसको। कब? वाइंडिंग अप से पहले ही। मतलब मुकेश अंबानी ने क्या करा, वाइंडिंग अप से पहले ही अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। आप मुझे बताओ सही किया गलत किया? नहीं, ऐसा मत बोलिए, सही है अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता था। और अगर वो सही कब होता, अगर गुड फेथ में है और उसकी प्राइस उतनी है। अगर वो प्रूव करेगा मुकेश अंबानी, देखो साहब मैंने गुड फेथ में दिया, मेरा बेटा भले ही है वो, या कोई भी आदमी हो, बेटे की जरूरत नहीं किसी को भी दिया होगा, पर मैंने गुड फेथ में दिया है और उसकी कीमत उतनी ही है, मार्केट वैल्यू जितनी मैंने दिया है। ऐसा नहीं तो मेरा रिश्तेदार तो मैंने सस्ते में दिया। आर यू गेटिंग दिस? क्या प्रूव करना पड़ेगा? 2 चीजें, इधर देख लो। वैलिड इफ, एक बार देख लो इधर, कब वैलिड होगा? 1 साल पहले, मतलब कमेंसमेंट हुआ है 1/1/2017 को, तो 1/1/16 से 1/1/17 तक के बीच में जो ट्रांसफर हुआ है वो वैलिड तब माना जाएगा जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा। और दूसरी बात, अगर वो ऑर्डिनरी, मान लो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो, अगर मान लो कंपनी का बिजनेस है जियो कार्ड बेचना, जियो, और वो कंपनी ने क्या बेचा उनको, कंपनी का एग्जिस्टिंग मशीनरी बेचा, तो मशीनरी का तो कोई कनेक्शन नहीं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मशीनरी बेचा भी होगा तभी भी वैलिड माना जाएगा अगर वो गुड फेथ में होगा और जिसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी मार्केट वैल्यू होगी। मतलब 2 बातें होना जरूरी है, एक तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चाहिए, दूसरा अगर नहीं है तो वो ऐसी कोई चीज है पर वो गुड फेथ में दी होगी, और साथ साथ में ये गुड फेथ एंड लिखा है, इसे गुड फेथ नहीं, एंड है वो, और नहीं है, गुड फेथ में भी जाना चाहिए और उसकी कीमत उतनी आना चाहिए जितनी मार्केट वैल्यू है। ओवर। कौन सा पढ़ा हमने? 329 हो गया आपके पढ़ के? आपके बुक में इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं बुक में अभी इसे खत्म, आप बुक से पढ़ सकते हो गया होगा बुक में से पढ़ के। मैं इधर पढ़ाऊंगा, आप देख ले, इधर इतना ही लिखा है। 330 में क्या लिखा है? एनी ट्रांसफर और असाइनमेंट बाय कंपनी ऑफ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज और असेट्स टू ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इट्स क्रेडिटर shall be what? क्या लिखा है मालूम है? और एनी ट्रांसफर और असाइनमेंट बाय ए कंपनी ऑफ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी असेट्स किसको दी थी? ट्रस्टी को, फॉर द बेनिफिट ऑफ। अरे यार कल चक्कर लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर बांटेगा ना, तुम कौन है? समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर आपकी कंपनी जो है क्या कर रही हो, अब बोल रहे नहीं यार, नहीं कंपनी का क्या अधिकार है? वो कल चके लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर डिसाइड करेगा ना प्रॉपर्टी क्या करना है। तुम्हें किसने बोला है प्रॉपर्टी देने के लिए? नहीं तो कोई भी आदमी क्या बोलेगा, कल चके मैं 8 दिनों बाद मैं वाइंडिंग अप करने वाला हूं, वो फाइलिंग करने से पहले मैं सारी मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दूंगा, फिर बाद में क्या बचेगा वाइंडिंग अप करने के लिए? अरे लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग अप से पहले ही सारी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देते, फिर वो वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर आके भी क्या करेगा बेचारा? पढ़ो इसको, क्या लिखा है? ये अच्छा लिखा हुआ है। अभी हमने 330 पढ़ा ना, उसके ऊपर है, पढ़ो।
वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन ऑफ द एस्ट्रो सेक्शन, कौन सा सेक्शन 330 पास, अब वो खत्म हो गया सेक्शन, दैट द स्कोप ऑफ द 330 एक्ट हैज बीन मेड ब्रॉडर with the inclusion of the expression assets does not only cover the properties of the company but also the assets of the companies, unlike 532 of the 1956 act which refer only to the properties of the company. यहां पे properties of the company की बात नहीं कर रहे, कोई भी assets जो कंपनी ने ट्रांसफर किया, भले ही वो कंपनी का हो या ना हो, या कंपनी के पास में कोई गिरवी रखा भी होगा, वो भी कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है। 1956 में एक्ट में क्या था कि कंपनी ने अपने एसेट्स को ट्रांसफर किया, वही था। अभी कंपनीज के एसेट नहीं बोल रहा है, इट हैज मेड व्हाट मच ब्रॉडर, कोई भी एसेट जो कंपनी ने ट्रांसफर किया किसके नाम पे, ट्रस्टी के नाम पे, वैलिड नहीं। इट मस्ट बी नोटेड दैट इन 1956 एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द वेरियस स्कीम्स एंड प्रोसेसेस फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनीज, हाउएवर एनी डिस्पोजल ऑफ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज और एसेट्स इवन इफ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स वॉइड। समझा क्या? It may be noted that through this provision falls in the chapter of winding up, the validity of the action is not linked to the occurrence during any period prior to or after the stage of commencement of winding up, unlike. It may be noted that though this provision falls in this chapter on winding up, the validity of this section is not linked to its occurrence during any period. समझा क्या? आपको वही कंफ्यूजन हो रहा था ना पहले, आप बोल रहे थे वाइंडिंग अप के कब, जिंदगी में कभी भी। यहां पे कहीं भी इस सेक्शन को वाइंडिंग अप का नाम लिखा है? कभी भी नहीं कर सकते होल लाइफ में। डायरेक्टर को, क्रेडिटर के ट्रस्टी के नाम पे तुम पैसे ट्रांसफर मत करो प्रॉपर्टी। नहीं, ट्रस्टी के नाम पे क्यों कर रहे हो तुम ट्रांसफर? समझा वापस से क्या बोला? ट्रस्टी के नाम पे, इसीलिए तो मैंने आपको ये पढ़ा रहा हूं, वो जरा पढ़ोगे आप क्या लिखा है, ये बहुत ऑसम लिखा है। देखो, इट मे बी नोटेड दैट दो दिस प्रोविजन फॉल्स इन दिस चैप्टर, भले ही वाइंडिंग अप चैप्टर में है, पर वाइंडिंग अप से इस सेक्शन का कोई रिश्ता नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन इज नॉट लिंक्ड टू द अकरेंस ड्यूरिंग एनी पीरियड प्रायर टू और आफ्टर वाइंडिंग अप। समझा क्या? मतलब इंग्लिश समझते तो इसका मतलब यह होता है कि वाइंडिंग अप चैप्टर से इसका कोई लेन देन नहीं है, मतलब कभी भी जिंदगी में। नहीं तो अभी तक क्या होता है, पहले लिखा था ना वाइंडिंग अप से पहले 6 महीने 12 महीने, इसमें ऐसा कुछ नहीं। कभी भी आपने अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी कभी भी किसी ट्रस्टी के हवाले नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल। समझा क्या? लिख दो हम, कितना लिखोगे आप वो लिखो, यहां से लिखो, यहां से लिखो, 2 से लिखो, 2 से लिखो, 2 लिंग तक, 2 से लेकर लिंग तक, मतलब यहां से लेकर लिंग तक। Is that okay guys? खत्म। नेक्स्ट, यह है अगला सेक्शन 331। इधर देखो एक बार, अगर मान लीजिए कमेंसमेंट हुआ है और कमेंसमेंट के पहले 6 महीने पहले अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो,
किसी को ट्रांसफर, क्योंकि ये सेक्शन मैंने आपको अभी पढ़ा है। आप बोले सर वो सेक्शन में उसमें क्या फर्क है, उधर इतना ही लिखा था कि ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब अगर एबीसी था और आपने ए को ही प्रॉपर्टी दी, कब? 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, समझ में आ रहा है? 6 महीने के अंदर अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होगी तो पहली बात तो करना नहीं चाहिए, और कर दिया होगा तो ये सेक्शन में 300, तो इसको किसके साथ पढ़ना चाहिए? 328 सेक्शन shall be read with 331. मतलब whenever you read 331 it shall be always read along with 328. 328 में लिखा है ऐसा ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है, और यहां पे लिखा अगर ट्रांसफर कर ही दिया तो क्या लिखा है? इधर पढ़ो क्या लिखा है। ये जो आदमी है इस प्रॉपर्टी को विल एक्ट एज अ श्योरिटी एंड गारंटर टू व्हाट अदर क्रेडिटर्स। इसका मतलब रिफंड द लिक्विडेट द अमाउंट पेड बाय द कंपनी। समझा क्या लिखेगा? अभी ये पूरा पैसा वापस देगा और वो पैसा लिक्विडेटर क्या करेगा, इसको थोड़ा देगा, बाकी दोनों को थोड़ा थोड़ा देगा। पहली बात तो क्या है, मान लो कंपनी का इसमें इनफ, सुनो ना मेरी बात, अगर कंपनी का इसमें इनफ असेट्स है तो बहुत पैसा है कंपनी के पास में, तो इसको कुछ पूछे, इसको कभी भी कुछ पूछेंगे नहीं। और कंपनी का इसमें इतना पैसा नहीं है और सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बोला गया यार, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गारंटर बनना पड़ेगा बाकी क्रेडिटर्स के लिए। या फिर अगर ऐसा भी केस आया तो लिक्विडेटर ये भी बोल सकता है एक काम कर भाई, जितने पैसे लिए थे प्रॉपर्टी ली तो लेकर आ, मैं डिसाइड करता हूं क्या करना है। तो इसको पढ़ना है आपको 328 के साथ में। इसके पहले आपने कौन से पढ़ा था जिसका नाम है गुड फेथ में होना चाहिए। अभी गुड फेथ में मतलब क्या है, अगर उसने मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को क्या दिया, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या फिर गुड फेथ में उसके पैसे मिले, तो देखो गुड फेथ का मतलब पढ़िए अभी क्या लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फेथ? क्या लिखा है यहां पे देखो, गुड फेथ इज डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेस, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। इरादा सही होना चाहिए, जो भी काम किया आपने इरादा सही होना चाहिए, डीम्ड टू बी इन गुड फेथ। लिखो गुड फेथ का मतलब क्या, इट शुड बी डन ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्टली करना चाहिए आपने। हो गया, आगे बढ़े। इधर देखो, ये समझ गया ना आपको 331? आगे देखना 332 पे जाएंगे, इफेक्ट्स ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। एक बार देख लो इधर, फ्लोटिंग चार्ज समझते हैं क्या? इस एग्जांपल स्टॉक पे जो होता है, मतलब मैंने बैंक को स्टॉक गिरवी रख के पैसे निकाले। और सुनो इधर, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। कमेंसमेंट हुआ, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे समझ जाएगा आपको पूरा। 1/1/2017 को कमेंसमेंट हुआ, उसकी एक साल पहले मतलब 1/1/2016 से लेके 1/1/17 के बीच में ये सिटी बैंक ने कुछ भी विजय माल्या को लोन दिया होगा, क्या रखे, कुछ तो भी फ्लोटिंग वाली चीजें जो कम ज्यादा होती है वो गिरवी रख के। तो पहली बात तो ऐसा लेना अलाउड ही नहीं है। आप मुझे बताओ, वाइंडिंग अप होने से पहले कुछ गिरवी रख के लोन लेना अलाउड नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, इनवैलिड बोलता, अलाउड ही नहीं है। और अगर लिया भी होगा तो उसको वैलिड तब मानेंगे अगर वो ये प्रूव कर दे कि जिस समय मैं ले रहा था आई वॉज सॉल्वेंट, मैं मरूंगा ऐसा मुझे पता नहीं था, ये मेरी कंपनी के इतने, आपको पता है ऐसा क्यों लिखा है, ताकि नहीं तो ऐसे क्या करेगा, हर आदमी बर्बाद होते समय आएगा और बैंक से सब कर्जा ले लेगा। ये तो मरेगा नहीं, बैंक मरेगी। थिंक अबाउट बैंक, नहीं समझ रहे?
तो इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, मैं तो एक सॉल्वेंट था, और दूसरी बात करिए कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ चार्ज और सब्सिक्वेंटली वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन 5%। या फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये विजय माल्या को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने लोन लिया जरूर, समझ रहे हो क्या? अरे ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसने लोन लेके भाग गया है किधर। नाउ थिंक अबाउट विजय माल्या, क्या गलत हो सकता है ये आदमी पैसे ले लेगा? अब जो विजय माल्या ने यही तो किया है, पैसे लेके भाग गया वो। अब क्या बोल रहा है वो, पैसे लेने लिया भी होगा तो आपने ये नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, नहीं क्या नहीं बोलना चाहिए, आपने ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैंने लोन लिया था उसकी इंटरेस्ट रेट 5% से ज्यादा नहीं थे। मतलब कहीं पे ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अब नहीं, ये क्या तरीका, जरा ध्यान से सुनना है जो भी चल रहा है, ये बहुत सही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना। कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ चार्ज और सब्सिक्वेंटली वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन 5%। ध्यान से पढ़िए। पहली बात तो अगर 1/1/17 को अगर आपका वाइंडिंग अप चालू हुआ तो 1/1/16 से लेके 1/1/17 में आपने फ्लोटिंग चार्ज के थ्रू पैसा नहीं लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, लिया तो इनवैलिड। और वैलिड कब मानेंगे, जब ये विजय माल्या प्रूव कर देगा नहीं साहब जिस दिन मैंने लोन लिया था उस दिन मैं सॉल्वेंट था। और ये 1 साल के बीच में हो सकता है, ये बीच में 6/2016 की बात कर रहा होगा, तो उस समय उसको प्रूव करना पड़ेगा मैं सॉल्वेंट था। अगर वो बोलेगा मैं सॉल्वेंट नहीं था, मैं इंसॉल्वेंट तो हो ही चुका था तब भी, पर जो मेरे कंपनी के पास में इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि मैं जो रेगुलर खर्चे करूं। मेरे कंपनी में काम वाले भाई को पैसे देने को पैसे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने को पैसे नहीं, ऑफिस चलाने के लिए ऑफिस बॉय का पैसा नहीं, तो मैंने इसलिए बैंक से लोन निकाल के ये पैसा लिया था। और बैंक को वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिया नहीं है, 5% से ज्यादा मैं इंटरेस्ट रेट दे रहा नहीं हूं। मतलब गवर्नमेंट को क्या डाउट है, कहीं इसने ऐसा तो नहीं किया बहुत महंगा इंटरेस्ट रेट लेके कंपनी के एसेट्स जो है ना, कंपनी के एसेट्स को गिरवी रख दिया, कंपनी के स्टॉक को गिरवी रख दिया, समझ में आ रहा है क्या? और क्या किया, पैसे लेके भाग गया। तो मतलब इसको क्या प्रूव करना है कि अगर तुमने इंटरेस्ट लिया भी होगा, मतलब सोचो ना, पहली बात तो 5% इंटरेस्ट पे कौन सी बैंक देंगी भाई? मतलब गवर्नमेंट ने भी कितना अटका, देखो ना, एक तो तुमको सॉल्वेंसी प्रूव करना है, या तो फिर तुमने लोन लिया ही होगा। 5% कौन लोन देता, कभी सुना 5% पे लोन देता है? 5% पर एनम का लोन, तो मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसा लोन, मतलब सोचो वो बैंक ऐसी होना चाहिए कि बैंक ने भी बहुत कुछ सोच समझ के दिया होगा। मतलब आपको 2 बातें समझना चाहिए। पहली बात तो पिछले साल भर में लोन लेना अलाउड नहीं, और लिया है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, साहब देखो मेरी कोई नीतिमत्ता खराब नहीं थी, कुछ मुझे बैंक में को फंसाना नहीं था, ना किसी को फंसाना था, ना मैं कंपनी को फंसा रहा था, पैसे आए थे तब मैं सॉल्वेंट था। दूसरी बात, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका था, पर मेरे पास, मैं इतना गरीब हो चुका था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। आप ये मत समझो कि लोन लेके मैंने खुद के लिए कुछ काम किया है, मेरे पास चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और मैंने बैंक को बहुत रिक्वेस्ट किया, बैंक ने मुझे जो लोन दिया 5% के ऊपर लोन दिया। और अगर 5% से अगर उसके इंटरेस्ट रेट से अगर पैसे लिए होंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ये ट्रांजैक्शन को इनवैलिड माना जाएगा। अंडरस्टूड क्या? कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 12 महीने, वो हम लोग समझ के लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो मैं आपको समझा दूंगा कहां पे 6 और कहां पे 12 है। इधर आओ, यहां पे पढ़ो क्या लिखा है। Operates to invalidate the floating charges created by the company when the company is what, insolvent। समझा ना? तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, सॉल्वेंसी। The effect of 332 act is to invalidate the floating charge but the preserve the claim of the charge holder for the repayment of the such dates as are given in the consideration of the floating charge। क्या लिखा, समझा क्या? Preserve the claim of the क्या, charge holder for the repayment of such dates as are given in the consideration of floating charge। मतलब क्या अभी भी उसको पैसे देना पड़ेंगे? अरे वो लिख रहा है बट द प्रिजर्व द क्लेम ऑफ द चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर कौन है इसमें? क्लेम ऑफ द चार्ज होल्डर फॉर द रीपेमेंट ऑफ सच डेट्स एज आर गिवन इन द कंसिडरेशन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज। मतलब बैंक का अभी भी अपने पैसों पे अधिकार होगा, ऐसा नहीं कि बैंक लुट गई इनवैलिड होगा, इसका ये मतलब नहीं। उन्होंने क्या कि बैंक को पैसा मिलेगा नहीं। इट शुड बी नोटेड दैट provides specifically for the charges created before the commencement of 1956 section 535 provides that in relation to a charge created
more than 3 months before the commencement of 1956, section 534 shall still have the effect except the floating charge created in 3 months preceding the commencement of the mandate shall. ठीक है, छोड़ो. वो बोल रहा है ऐसा कुछ 322 में लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं. वो तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था 1956 में क्या है और 332 में क्या है. तो वी डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट दिस. पर आप इतना बता दो क्या बोल रहा है. मुझे एक बात पूछना है, ये जो हुआ है अब इन्होंने मान लीजिए दे दिया, तो ये इनवैलिड होगा, इसका ये मतलब है क्या इसको बैंक को अब अपने पैसे खो दिया गया इसने. अगर ये आदमी ने ये प्रूव कर दिया, ये अगर प्रूव नहीं कर पाया कि ये सॉल्वेंट था, मतलब ये इंसॉल्वेंट हुआ तब भी पैसे लिया और वो भी 11% इंटरेस्ट रेट से लिया, तो क्या होना जाएगा. पहली बात तो ये इनवैलिड मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन होना अलाउड नहीं था. और दूसरी बात क्या है, इसका यह मतलब नहीं कि बैंक ने अपने अधिकार को दिया. वाइंडिंग अप जब होगा तो फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर उसको पैसा मिल जाएगा बैंक को. पर ये ऐसा क्यों लिख के दिया है कि ऐसा करना सही नहीं है. पहली बात तो ऐसा ट्रांजैक्शन करना वैलिड है कि इनवैलिड है, और कर दिया तो बैंक को स्टिल पैसे मिलेंगे, हम ये बोल रहे हैं. हाँ, तो लिक्विडेटर बांटेंगे उसको, जब रैंक आएगा तब रैंक आएगा उसको. जो सेक्शन के एक बार रिवाइज कर लेते हम लोग. क्या किया हमने एक बार देखो. आज हमने कहां से शुरुआत की थी, 328. क्या पढ़ा इसमें, 28 जाने दो. उसके पहले क्या पढ़ा था, 327 से देखा ना हमने. 27 में क्या था, इन 3 लोगों को इक्वल प्रायोरिटीज है. नंबर 1 गवर्नमेंट, टैक्सेस और इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस. 328 में, अरे बोलो ना, 28 में किसी भी क्रेडिटर को आपने फ्रॉडुलेंटली प्रेफरेंस देना नहीं चाहिए, और अगर दिया भी होगा तो 331 सेक्शन में क्या लिखा है, वो जिसको पैसे मिले हैं उसने श्योरिटी और गारंटर बोल के एक्ट करना चाहिए. 329 अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है 1 साल के अंदर, अब की बारी क्रेडिटर नहीं है, प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, क्या होगा, वैलिड होगा. अगर एक तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन में है या फिर मार्केट, बोलो ना, एक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और नंबर 2 वो गुड फेथ में दिया है और जिसका कंसिडरेशन बराबर है. ये वैसे इस सेक्शन का वाइंडिंग अप से कोई कनेक्शन नहीं है. कोई भी क्रेडिटर के ट्रस्टी को पैसे क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है. 331 ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. 32 फ्लोटिंग चार्ज कितने महीने में, पिछले 12 महीने में अलाउड ही नहीं है, और करना है तो एक आपको सॉल्वेंसी प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरी बात इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी मोर देन 5%. और बाकी सब करेंगे कल. ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर. आज हमने बहुत कुछ किया, वैसे अमलगमेशन रिवाइज किया, वी हैव रिवाइज्ड मिसलेनियस, वाइंडिंग अप को हमने स्टार्टिंग से रिवाइज किया, काफी क्वेश्चंस खत्म किए. ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय. राइट.